ये जीआईबी एग्जाम क्या होता है? क्या इस एग्जाम को सारे बैंकर्स दे सकते हैं? इस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? इस एग्जाम का सिलेबस क्या है? इस एग्जाम का पैटर्न क्या है? इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद हमें क्या फायदे मिलेंगे? दोस्तों, अगर आपके मन में सारे सवाल हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारे डिटेल्स देने वाला हूं रिगार्डिंग द जीआईबी एग्जाम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप जीआईबी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं और इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप हमारी फ्री ऑनलाइन सीरीज का फायदा उठा सकते हैं, जो कि डेली शाम को 7 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर आती है। दोस्तों, डेली शाम को 7 बजे हम एक कंपोनेंट का एक लेक्चर लेकर आते हैं, जहां पर हम आपको ना सिर्फ कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं बल्कि उसके ऊपर प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी दे रहे हैं। तो इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और डेली शाम को 7 बजे सेशन को अटेंड करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर मैं जीआईबी एग्जाम की बात करूं तो ये फ्लैगशिप कोर्स है आईबीएफ ऑर्गेनाइजेशन का, और इस एग्जाम को क्लियर करने से एक बैंकर को अपने कैरियर में एक नई ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये एग्जाम की फुल फॉर्म क्या है? जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर। और ये एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट होता है। देखिए, एक साइकिल है जनवरी से लेकर मई की साइकिल, जहां पर मार्च में आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और मई में आपके एग्जाम कंडक्ट होंगे। ये जो एग्जाम है ये लगभग 3 से 4 वीक चलते हैं, जहां पर हर वीकेंड पर आपको एक एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। जो दूसरी साइकिल है वो है जुलाई से लेके अक्टूबर दिसंबर तक की साइकिल। इस पर्टिकुलर साइकिल में आपका सेकंड फेज चलता है, और यहां पर इस साइकिल में भी आपके जो एग्जाम है वो 3 से 4 हफ्ते चलते हैं, जो कि जनरली अक्टूबर मंथ में आपको देखने को मिलेंगे। इस पर्टिकुलर साइकिल की जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होती है अगस्त में। ठीक है, इस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में आपको मैं बता दूं कि जो सब्जेक्ट है वो आपको 4 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं। पहला सब्जेक्ट है आईई एंड आईएफएस, जो कि लेटेस्ट एडिशन है जेब एग्जाम के सिलेबस में। ठीक है, पहले ये कंपोनेंट नहीं था, इसकी जगह एलआरएबी कंपोनेंट था, जो कि अब रिप्लेस हो गया है। और इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आपको प्रिपेयर करना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कंपोनेंट है, जिसमें लगभग 45 चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे एज पर दी स्टैंडर्ड सिलेबस। दोस्तों, जो सेकंड कंपोनेंट है वो है प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग, जहां पर टोटल 53 चैप्टर्स हैं। काफी बड़ा कंपोनेंट है ये, और ये पुराना कंपोनेंट है जो काफी टाइम से जेब एग्जामिनेशन का पार्ट है। तीसरा कंपोनेंट है एएफएम, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपोनेंट, जहां पर टोटल 35 चैप्टर हैं और थोड़ा सा टेक्निकल कंपोनेंट है ये। और फोर्थ कंपोनेंट, जो कि अगेन आईई एंड आईएफएस के साथ सिलेबस में नया ऐड हुआ है, वो है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, जो कि काफी प्रैक्टिकल टाइप का सब्जेक्ट है, जहां पे 30 चैप्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स के लिए आईबीएफ आपकी बुक पब्लिश करता है, मैकमिलन पब्लिशर की बुक आती है, जिनके थ्रू आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं और प्राइम सोर्स माने जाते हैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो ये 4 बुक्स आपको मैकमिलन पब्लिशर्स की देखने को मिलेंगी, जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, और आईबीएफ इनको पब्लिश करता है। इसके बाद अगर आपको पैटर्न बताऊं तो दोस्तों, लगभग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब क्या है कि यहां पर आपको जो है ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, और आप उन ऑप्शन में से फिर करेक्ट ऑप्शन चूज करते हैं। जो 100 क्वेश्चन की डिवीजन किस तरीके से कि लगभग 50 क्वेश्चन आपको 0.5 मार्क्स को देखने को मिलेंगे। तो यहां पर बेसिकली 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में पहला क्रेडिट कार्ड किसने इशू किया। ठीक है, इंडिया में रेपो रेट कौन फिक्स करता है। तो इस तरह के थोड़े सिंपल और 1 लाइनर क्वेश्चन आपको इस पर्टिकुलर मार्क्स रेंज में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जो सेकंड टाइप है वो है 25 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क। यहां पर हल्का सा मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर एक छोटा न्यूमेरिकल आ जाएगा, या फिर हल्का सा टफ क्वेश्चन आ जाएगा। उसके जो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन, जहां पर अगेन आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहां पर जो क्वेश्चन आएंगे वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एक अच्छा न्यूमेरिकल हो सकता है, और मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, जहां पर लगभग 4-5 स्टेटमेंट दी हो। तो फिर जो एग्जामिनेशन है ऑनलाइन मोड में ही होता है। ठीक है, ऑफलाइन मोड में नहीं होता है एग्जामिनेशन, और अभी इस एग्जामिनेशन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो आप फ्री हैं आंसर लगाने के लिए। अगर आपको कोई आंसर गलत भी होता है तो आपको कोई नेगेटिव पेनल्टी नहीं मिलेगी उस आंसर के लिए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर पासिंग क्राइटेरिया की बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान से समझना है कि आपके मिनिमम मार्क्स जो आपको हर एक सब्जेक्ट में लेकर आने हैं वो है 50 आउट ऑफ 100। फॉर एग्जांपल, जो हमारे 4 पेपर हैं, आपको हर एक पेपर में 50 प्लस मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे अगर आपने वो पेपर क्वालिफाई करना है। अब अगर आप एक पर्टिकुलर सिंगल अटेम्प्ट में, अगर मैं एक अटेम्प्ट की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल आप अक्टूबर 2023 में इस एग्जाम को दे रहे हैं, तो अगर एक सिंगल अटेम्प्ट में इसी पर्टिकुलर साइकिल में आपको चारों कंपोनेंट मिला के एएफएम प्लस पीपीबी प्लस रिटेल बैंकिंग ऑफ एंड वेल्थ मैनेजमेंट प्लस आईई एंड आईएफएस मिला के अगर आपके नंबर जो हैं वो 200 हो जाते हैं, तो उस केस में अगर आपके किसी केस में किसी एक सब्जेक्ट में 45 प्लस नंबर भी हैं तो भी वो कंपोनेंट आपका क्वालिफाई माना जाएगा। अगर आप बाकी कंपोनेंट में जैसे 55 नंबर ले आए और यहाँ पर आपने 50-50 नंबर भी लिए तो इस पर्टिकुलर केस में आपका पेपर क्वालिफाई माना जाएगा। एक सिंगल अटेम्प्ट में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके चारों पेपर क्वालिफाई माने जाएंगे, भले ही आपके किसी एक कंपोनेंट में 45 प्लस नंबर थे और टोटल एग्रीगेट जो आपका बना है वो 200 मार्क्स बना है। ठीक है, कैंडिडेट सिक्योरिंग एटलीस्ट 45 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट विद एन एग्रीगेटेड ऑफ 50% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन एंड सिंगल अटेम्प्ट
विल ऑल्सो बी डिक्लेयर्ड एज हैविंग कंप्लीटेड द एग्जामिनेशन। ठीक है। और दोस्तों इसके बाद जैसे मान लो आप इस पर्टिकुलर साइकिल पे अक्टूबर 2023 में अगर आपने मान लो 2 ही कंपोनेंट क्वालिफाई किए, एफएम क्वालिफाई किया और पीपीबी क्वालिफाई किया, इन सब्जेक्ट्स में आपके नंबर मान लो 40-40 आए, तो उस केस में आप इन 2 कंपोनेंट्स को आगे इन 2 कंपोनेंट्स की क्रेडिट आप आगे रिटेन करेंगे और फिर अगले साइकिल में आप सिर्फ इन 2 एग्जाम के पेपर दे सकते हैं। ये आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं क्योंकि आपका इस बार पेपर क्लियर हो गया है। दोस्तों टाइम लिमिट क्या है फॉर पासिंग द जैब एग्जामिनेशन? देखो यहां पर जो टाइम दिया गया है वो है मैक्सिमम आप 5 अटेम्प्ट दे सकते हो या फिर 3 साल आप अटेम्प्ट दे सकते हो। ठीक है। और जरूरी नहीं है कि आपके सारे अटेम्प्ट्स जो है कंसेक्यूटिव हो। आप अगर चाहो तो इन 3 साल में, जैसे आपने अक्टूबर में शुरू किया तो अक्टूबर 2023 दे सकते हो, फिर अगर आप चाहो तो जो मई 2024 वाली साइकिल उसको स्किप कर सकते हो, फिर आप सीधा अक्टूबर 2024 दे सकते हो, देन आप मई 2024 दे सकते हो। ठीक है। 2025, फिर आप अक्टूबर 2025 दे सकते हो। ठीक है। और उसके बाद आप एक और अटेम्प्ट दे सकते हो क्योंकि आपके टोटल 5 अटेम्प्ट होने चाहिए, दे मे नॉट बी कंसेक्यूटिव। इसके बाद आपको एक और बात याद रखना है कि आप जिस कंपोनेंट में क्रेडिट लेके जा रहे हो वो आपके इन 3 साल तक वैलिड रहेंगे या फिर 5 अटेम्प्ट तक वैलिड रहेंगे। अगर आप इन 3 सालों में या फिर 5 अटेम्प्ट में ये सारे पेपर क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको दोबारा से फिर रजिस्ट्रेशन नया करना पड़ेगा और उस केस में आपके पुराने क्रेडिट जो है वो लैप्स हो जाएंगे। ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एलिजिबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वो पर्सन जो एग्जामिनेशन बेसिकली वो पर्सन दे सकते हैं जो कि ऑर्डिनरी मेंबर है इंस्टीट्यूट के। ठीक है। जनरली जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये एग्जामिनेशन का पार्ट है। अगर आपने आईवीएफ के साथ मेंबरशिप आपकी है तो आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इसके बाद कैंडिडेट मस्ट हैव पास द 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन या फिर क्लरिकल और सुपरवाइजरी स्टाफ भी इस एग्जामिनेशन को दे सकता है, सबऑर्डिनेट स्टाफ भी इस एग्जाम को दे सकता है। ठीक है। ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हैं अगर आप इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो बेसिकली एग्जामिनेशन ओपन है ओनली टू द ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, मतलब कोई ऐसा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या फिर कोई ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि आईएफएफ का मेंबर है, उसके जो एम्प्लॉइज हैं वो इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। और ये कुछ और क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन करी हुई हैं। दोस्तों इसके बाद बेनिफिट क्या है? देखिए सिलेबस तो आपको सारा बुक्स में मिल जाएगा मैकमिलन पब्लिकेशन की, तो वहां पर आपको जो है एक सोर्स मिल गया प्रिपरेशन का। लेकिन इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद आपका बेनिफिट क्या होगा? तो यहां पर एक बात आप याद रखिएगा कि सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, आपको कुछ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट भी देखने को मिलेंगे। पहली बात तो आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, और सैलरी में अगर इंक्रीमेंट होता है बेसिक में तो उससे आपके जो बाकी बेनिफिट्स हैं, अलाउंस इंक्रीमेंट भी होते हैं, पेंशन कॉप्स में भी इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बिफोर जैब क्वालिफिकेशन सैलरी 44,156 है तो आफ्टर क्वालिफिकेशन अगर आपकी इनिशियली 42,000 है सैलरी, 40,800 सैलरी है, तो इसमें आपको लगभग 2000 प्लस तक का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा और आपके अलाउंसेस में भी इसकी वजह से इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल आपको बहुत फायदा हो रहा है। और दोस्तों नॉन मॉनेटरी बेनिफिट क्या है कि अगर आप जैब एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसके बाद आप कैब एग्जाम देने के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं। जब तक आपका जेआईबी एग्जाम क्लियर नहीं होगा, जब तक आप सीआईबी एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो आपको ध्यान में रखना है, कहीं ना कहीं प्रमोशन में भी इफेक्ट डालता है। ठीक है। और आपकी एस्टीम भी इंक्रीज होती है, आपकी सेल्फ रेपो भी इंक्रीज होती है अगर आप ये एग्जाम क्रैक कर जाओ। तो दिस वॉज द वीडियो जहां पर आपके मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप इस बार का एग्जाम क्लियर करने की सोच रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि वी हैव लॉन्च्ड अ प्रॉपर सीरीज, ऑनलाइन फ्री सीरीज फॉर दी जेआईबी एग्जामिनेशन ऑफ अक्टूबर 2023 साइकिल। ये सीरीज हमारी डेली चल रही है, मंडे शाम को 7 बजे। ठीक है। पीपीबी कंपोनेंट हम कवर करवा रहे हैं, ट्यूसडे को एएफएम, वेडनेसडे को आई एंड आईएफएस, और आप इस सीरीज के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। लेकिन भूलना मत, आप इस वीडियो को पक्का सब्सक्राइब कर लाइक कर दीजिए, शेयर करिए ताकि बाकी दोस्त भी आपके इस वीडियो को देख पाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।